सभी का स्वागत है कार्टून हॉरर शो के नए एपिसोड में। आज मैं आपको 4 या 7 नहीं बल्कि 10 डरावनी एनिमेटेड डरावनी कहानियां सुनाने जा रहा हूं। लेकिन शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो फिर जेनरिक चलाओ। मेरा नाम एमी है और यह तब हुआ जब मैं 16 की थी। मैं हमारे युवा वाद विवाद में स्कूल के साथियों संग जज थी। हम जब होटल पहुंचे, हमने पाया कि हमारे पास निजी बाथरूम के बजाय हर मंजिल पर साझा शॉवर थे। हमें कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि हमें बस प्रतियोगिता की तैयारी करनी थी। अगले दिन मैं पहली प्रतियोगिता के लिए हॉल में गई और मैंने उस टीम से मुलाकात की जो समय से पहले पहुंच गई थी। एक लड़के ने मेरा ध्यान खींचा था। वह बहुत सुंदर था। सब कुछ शुरू होने में कुछ समय लगा। वह बात करने आया। हम स्कूलों की बातें कर हंस रहे थे, तभी मैंने देखा कि एक निगरानी करता आया। टीमों का निष्पक्ष मूल्यांकन करने के लिए प्रत्येक कमरे में एक वयस्क चाहिए था। वे अन्य मेहमानों से अलग नहीं दिखे, पारंपरिक कपड़े ही पहने हुए थे। वहां एक युवती थी जो 20 साल की लग रही थी और उसने गंदी फूलों वाली पोशाक पहनी थी। उसके बाल बिखरे सुनहरे थे और आंखों के नीचे काले घेरे थे, जैसे उसने कई दिनों से सोया न हो। मैंने उसकी गंध तुरंत महसूस की जब वह आई, लेकिन मैंने देखा कि वह मुझे देख रही थी। मैंने ध्यान नहीं दिया। प्रतियोगिता के बाद मैं होटल गई और मेरे दोस्त और मैंने साझा बाथरूम में नहाने का सोचा। अचानक बत्ती बुझ गई। मैंने सोचा दोस्त मजाक कर रहा है और चिल्लाया, लाइट ऑन करो। कोई जवाब नहीं दिया। शॉवर के केबिन के सामने एक परछाई थी। मैं हंस पड़ी जब तक उसने दरवाजे पर दस्तक नहीं दी। मैं हैरान थी और शांत रही जब तक तंग नहीं आ गई और मैंने चिल्लाया, अरे बंद करो। फिर कुछ नहीं जब तक मैंने डर पर काबू नहीं पा लिया। फिर मैंने आईने में देखा और देखा कि कोई मुझे घूर रहा था। मैं चिल्लाया और दौड़कर अपने कमरे में चला गया। मैंने अपने दोस्त को सब कुछ बताया, लेकिन वो हंसी। मैं रात भर करवटें बदलता रहा पर अंत में सो गया। रात में मैं जाग गई क्योंकि मेरे चेहरे पर गर्म सांस महसूस हुई। मैं जड़ थी, पर मैंने देखा वह बहस वाली महिला थी। उसकी खून से भरी आंखें मुझे घूर रही थीं। उसकी मुस्कान से सफेद लेकिन टेढ़े मेढ़े दांत दिख रहे थे। उसके हाथ बिस्तर पर थे। मैं सिर्फ उसका सिर देख पा रहा था और उसने कर्कश आवाज में कहा, तुम्हारी चीजों से दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मैं डर से चिल्लाया और दोस्त को जगा दिया। उसने देखा कि औरत भाग रही थी, दरवाजा खुला छोड़कर। मेरे कपड़े, जिन्हें मैंने सूखने के लिए टांगा था, फटे हुए थे। मेरी स्कर्ट में बड़ा छेद था और मेरी शर्ट पर भयानक लिखा था। मैंने रोते हुए अपने दोस्त और माता पिता को फोन किया, जबकि हमारे साथ वाले ने पुलिस को बुलाया। वे समय पर पहुंचे और तुरंत उस महिला को पकड़ लिया जो एक आपातकालीन निकास के पास छिपी थी। उन्होंने उसे गिरफ्तार किया और पूछताछ की और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उसके प्रेमी के साथ छेड़खानी कर रही थी। उन्होंने उस लड़के से भी पूछताछ की जिससे मैं मिली थी, लेकिन उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि वह कौन हो सकता है। उसने माना कि उसने उसे दिन भर पीछा करते देखा, लेकिन सोचा कि वह कोई और निगरानी करता था। पता चला कि उस महिला को वास्तव में मानसिक समस्याएं थीं और उसका आपराधिक रिकॉर्ड इसी तरह के अन्य हमलों से भरा हुआ था। अब तक मैं कभी भी सामूहिक स्नान घर में नहीं गई हूं। मैं वहां पैर नहीं रखना चाहती। मेरी दादी का पुराना घर पीढ़ियों से हमारे परिवार में था और वहां बहुत सारी गतिविधियां होती थी। अपनी आंखों से आप छाया में लोगों को आपको देखते हुए पकड़ सकते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं छोटा था तो एक अजीब औरत एक रतन की कुर्सी पर बैठी थी जो धीरे धीरे झूल रही थी और खिड़की से बाहर देख रही थी। मैंने दादी से कहा, पर जब वह देखने आई, औरत जा चुकी थी पर कुर्सी हिल रही थी। मुझे लगता है कि सबसे डरावना घटना तब थी जब आप डिस्पोजेबल कैमरे से ली गई तस्वीरें देख रहे थे। आपकी पहली तस्वीर बेकार थी। आपको यह सुनिश्चित करना था कि यह काम कर रही है। किसी ने मेरी दादी की रसोई और फ्रिज के ऊपर फूलों की तस्वीर ली थी। जब हमने तस्वीरें बनवाई तो फूलों में एक आदमी का चेहरा दिखा। हम उसका चेहरा सीधे नहीं देख पाए, यहां तक कि जब आंखें मिचमिचाई तब भी। लेकिन सिर वाकई में एक आदमी के जैसा लग रहा था। और मेरा मतलब यह है कि एक आदमी का चेहरा यफलर को देखने से रोक रहा था। हम सब इतने डर गए थे कि हमने फोटो को नष्ट कर दिया।
काश हम उसे संभाल कर रखते। यह एक अच्छा बातचीत का विषय होता। कुछ महीने पहले की बात है। गर्मी की छुट्टियों में एक दोस्त अपने जन्मदिन पर पार्टी करना चाहता था। उसे कुछ दोस्तों को बुलाने की अनुमति मिली थी, लेकिन उसने पूरे समूह को बुलाया था। उनके नाम ट्रेवर, जैक, एडन और मैं रिची हूं। वे एक जगह रहते थे जहां बहुत पहाड़ियां और जंगल थे, लेकिन कुछ करने को नहीं था। तो केगन, जो पार्टी संभाल रहा था, को एक ख्याल आया। शाम को जब उसके माता पिता सो गए, हम आग के पास बैठकर बातें और मजे कर रहे थे। आपको याद रखना होगा कि मेरे दोस्त के घर के पीछे बड़ा खेत था और दाईं ओर एक विशाल जंगल था। घर वापस जाने के लिए बस इतना करना था, वह उठा लिया गया। घर, सीधे चलना और खेतों की ओर मुड़ना था। हम उसी समय वापस आए। मिकी और मैं टॉर्च लेकर जंगल का पता लगाना चाहते थे। हम 3 बजे निकले थे। अंधेरा था, टॉर्च में भी। यह लगभग सभी के लिए डरावना था। हम कुछ देर चलते रहे, जब तक कि हमें एक खड्ड में तीव्र ढलान नहीं मिला। वहां केगन, जो जंगल को अपनी जेब की तरह जानता था, को भी हमारी स्थिति का अंदाजा नहीं था। हमने पहाड़ी से नीचे उतरने के बजाय किनारे पर रहने का फैसला किया, जब तक कि हमें एक सपाट और ठोस चट्टान न मिल जाए, ताकि हम आराम कर सकें। क्योंकि सच तो यह है कि हम सभी थकने लगे थे। हमें लौटना चाहिए, कहेगा कीगन। चलो बस डुबकी लगाएंगे, हंसेगा ओरकामिकिन। फिर हम धीरे धीरे नाले की ओर बढ़े। मैंने उनका पीछा किया। ट्रेवर वाकई में हिचकिचा रहा था। उसने हेडन और जेक की तरफ देखा, जो टॉर्च पकड़े हुए थे। उसने सिर हिलाया और कहा, हमें लौटना चाहिए, ईडन। और जैसे ही वह गया, हमने नाला पार किया। और फिर लाइट की रोशनी मध्यम होने लगी। स्थिति नियंत्रण में थी, क्योंकि ट्रेवर और मेरे पास अभी भी हमारे मोबाइल फोन पर थोड़ी बैटरी बची थी। हमने एहतियातन जाने का फैसला किया। हम जब घर वापस जाने के लिए जंगल में चल रहे थे, मैंने पेड़ की सीमा को खेत तक देखा, जो घर तक जाती है। लेकिन जैसे हम पास आ रहे थे, मेरी आंखें खुल गईं। वहां कोई घर नहीं था, कोई खेत नहीं। अब कोई जंगल या झाड़ियां भी नहीं थी जो मेरी गर्दन को गुदगुदा रही थी। लेकिन केगन इसकी परवाह नहीं करता था, बस और आगे। लेकिन आगे बढ़ते ही दृश्य बदलता गया। लकड़ी नहीं, खरपतवार नहीं। मैं घबराने लगा। हमने वहां आवाजें सुनी। ऐसा लग रहा था कि ये लोग हैं, और ये आवाजें हमारी दाईं ओर से, जंगल से आ रही थीं। कांपते हुए मैंने कहा, नमस्ते। और तभी मैंने उन 2 परिचित आवाजों को पहचाना। जैक और एडन थे। लेकिन मैं ज्यादा देर निश्चिंत नहीं रही। वे भी घर नहीं पा रहे थे। वे सच में उलझन में थे। कीगन और मैं डर गए थे, लेकिन ट्रेवर घबरा गया था, यह जानते हुए कि हम खो गए थे और घर यहां होना चाहिए था। हमने उन्हें ढूंढने के लिए चिल्लाना जारी रखा, और जब वे आखिरकार पहुंचे तो हम झगड़ पड़े, क्योंकि हमें सच में बहुत डर लगा था, खो जाने का डर। उन्होंने जवाब न देने के लिए माफी मांगी। ट्रेवर ने रास्ता देखा। हमारे पास चारा नहीं था। हम चले गए और हमने उसे हर तरफ से छान मारा, तमाम अजीब आवाजों के बावजूद। खुद को दिलासा देने के लिए हम कहते थे कि यह बस हवा है, लेकिन जब कुछ बड़ा, हिलने और अजीब आवाजें करने लगा, हम दौड़ पड़े। फिर आवाजें गायब हुई, और 30 मिनट बाद हमें एहसास हुआ कि हम बस गोल गोल घूम रहे थे। रास्ता बेकार था। हमने फिर से झगड़ना शुरू कर दिया। तभी हमने पहाड़ में हल्की रोशनी देखी, तो थोड़ी निराशा में हमने इसे चढ़ा, सबसे अच्छा होने की उम्मीद में, भले ही यह किलोमीटरों दूर था। हमने इस पहाड़ को चढ़ा, थके और जहरीले सुमाक से घायल, लेकिन शिखर तक पहुंच ही लिया। घर से रोशनी आ रही थी। केगन ने कहा, मैं इस घर को जानता हूं। हाँ, मेरा घर यहां है। हमने उसका पीछा किया और आखिरकार उसके घर पहुंच गए। उसके कमरे में हमने इस अजीब अनुभव पर बात की, और हर बार जब मैं सोचता हूं कि अगर हम और रुकते तो क्या होता। हम मर जाते, या शायद हम यह पता लगा लेते कि उन जंगलों में क्या छिपा था। निस्संदेह शिकारी, या कुछ ऐसा। मैं तब 15 का था। मुझे अंधेरे से डर लगता था। मैं हमेशा आईना ढक लेती थी। मैं कमरे के दूसरी तरफ देख रही थी, आईने से पीठ करके। लेकिन मैं यह भी देखता था कि मैं अपने कमरे के अंधेरे कोनों को न देखूं। मेरी अलमारी इतनी अंधेरी थी कि मैं उसे सहन नहीं कर सकता था, क्योंकि वह मेरे आईने के विपरीत थी। फिर अगर मैं अपने बिस्तर के पास वाले आईने को देखता तो मुझे अपनी अलमारी दिखती। इसलिए एक रात किसी कारण से मैंने सोचा कि मैं अपने अंधेरे के डर को हराना है। जब मैं सोने गया, मैंने अपने आईने को नहीं ढका, मैंने अपना सिर कंबल के नीचे नहीं रखा
और मैंने उस कमरे के विपरीत दिशा की ओर देखा जहां आईना था। मैंने अपनी लैंप बंद कर दी और आईने को देखा। मैं डर और आशंका से मरा जा रहा था, मगर लगता है कि मैं सो गई थी, क्योंकि जब मैं जागी तो दरवाजे की ओर देख रही थी और आंखें खोलते ही आईना देखा। लेकिन मेरी हैरानी के लिए आईने में कोई मेरे अलमारी के पास अंधेरे में खड़ा था। मैंने बाईं ओर देखा, कोई नहीं था। मैंने माँ बाप को बताया क्या हुआ। उन्होंने बस इतना कहा कि यह मेरी कल्पना रही होगी, 15 साल के बच्चे की कल्पना लगता है। मैंने कहा कि मैं 3 साल का नहीं हूं, मुझे पता है मैंने क्या देखा। 1 हफ्ते बाद मैं आधी रात को बाथरूम जाने के लिए उठी। आईने में देखा तो वही काली आकृति दिखी, लेकिन वह मेरे बिस्तर के और करीब थी, बहुत पास। मैं चिल्लाते हुए कमरे से भागा और मैंने इसे फिर से अपने माता पिता को बताया। मैंने उन्हें बताया कि अब मैं उस कमरे में फिर से नहीं सोऊंगा। मेरे पिता ने कहा कि वह अगली रात से मेरी कमरे में सोएंगे। मैंने उनसे मना किया, पर उन्होंने नहीं सुना और फिर भी आए। पहली कुछ रातों में कुछ नहीं हुआ। मुझे इतना डर क्यों लग रहा था, मेरे पिता को समझ नहीं आ रहा था। मैं फिर कभी उस कमरे में नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे अपनी जरूरी चीजें लेने जाना होगा। एक रात मेरे माता पिता ने क्रिसमस पेड़ के नीचे उपहार रखे और मेरे कमरे के राक्षस पर हंसे। जैसा कि मेरे पिता कहते हैं, जब वह मेरे कमरे में सोते थे, मैं अपनी मां के साथ फर्श पर सोता था। हम सबने एक फिल्म देखी और हमेशा की तरह सोने चले गए, लेकिन मेरी मां और मैंने ग्रिंच देखा और वहीं मैं सो गई। और तभी मेरी मां और मैंने मेरे पिता को चिल्लाते हुए सुना। हम दोनों कमरे में दौड़े। मेरे पिता अपने बाएं हाथ से छाती पकड़े हुए थे और दर्पण की ओर देख रहे थे। मेरी मां ने मदद के लिए पुकारा, इसलिए मैं दूसरी कमरे में जाकर फोन करने चली गई। लेकिन जब मैं लौटी, मां बेकाबू रो रही थी। मेरे पापा नहीं हिले। उसकी आंखें उस बंद आईने की ओर खुली थीं। मेरे पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। उस रात बाद मेरे चाचा और दादा दादी ने मदद की, क्योंकि हम उस घर में 1 सेकंड भी और नहीं रहना चाहते थे। मेरे पिता ने नाइट स्टैंड पर अखबार पाया। मैंने उसे वहां नहीं रखा था। मेरी मां ने देखा और कहा कि यह मेरे पिता की लिखावट है। हम नहीं जानते थे कि मेरे पिता हर रात मेरे कमरे में सोते समय डायरी लिखते थे। दर्ज था कि सचमुच कोई व्यक्ति आईने में था और हर रात वह व्यक्ति थोड़ा और करीब आ रहा था। उसने किसी को नहीं बताया ताकि हमें डर न लगे। सच कहूं, मुझे नहीं पता क्या मेरी गलती थी अगर वह मरा। मुझे पता है कि क्रिसमस अब कभी भी उतना खुशहाल नहीं होगा और यह काली परछाई मुझे जिंदगी भर डराएगी। यह कहानी मुझे 15 साल पहले हुई थी। मैं तब 8 साल का था। जब भी हो सके मां हमें ब्लॉकबस्टर ले जाती थी ताकि हम वीकेंड के लिए फिल्म किराए पर ले सकें। एक गुरुवार हम ब्लॉकबस्टर गए। मेरी मां ने मेरे भाई और मुझे थोड़े पैसे दिए और हम सब दुकान की ओर चल पड़े। मैंने एक फिल्म किराए पर ली, लेकिन पैसे नहीं थे। ये जुरासिक पार्क था। मुझे दूसरी फिल्म ढूंढनी चाहिए और मैंने किया। एक छोटा 40 साल का आदमी मेरे पास आया। वह गंजा था और मोटे चश्मे थे। आदमी ने पूछा, मैं कौन सी फिल्म लूं? मैंने कहा, यह जुरासिक पार्क है, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। उस आदमी ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और कहा, मुझे यकीन है कि तुम्हारी मां तुम्हें थोड़ा और पैसा देने में खुश होगी। उस आदमी ने दुकान देखा और कहा, तुम्हारी मां कहां है? मैंने उससे कहा कि वह मेरे भाइयों संग फिल्में ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे पता नहीं था वह कहां थी। वह आदमी घुटने टेक गया। उसने गर्दन के पीछे हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर फुसफुसाया, मेरे पास जुरासिक पार्क की सब फिल्में हैं। तुम मेरे साथ आ सकते हो और मैं तुम्हें सब कुछ करने दूंगा। मैं कहना चाहता हूं, फिल्में मुफ्त में देखना। मैं संदेह में था। मैंने उस आदमी से कहा कि यह अच्छा विचार नहीं है और मेरी मां गुस्से से पागल हो जाएगी अगर मैं दूर चला जाऊं। उसने मुझे एक पुरानी चीज की तस्वीर दिखाई और कहा, यह मेरी गाड़ी है, फिल्में अंदर हैं, बस एक पल लगेगा। और तब उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर ले गया। जब हम गाड़ी के पास पहुंचे, उसने डिक्की खोली। उसने कहा कि फिल्में वहां हैं और मुझे लानी है। फिर वह कार में बैठा और चालू किया। मैं उस आदमी की गाड़ी में नहीं बैठी, लेकिन मैंने उससे पूछा कि कौन सी फिल्में हैं। जब मैंने उस आदमी से कहा कि मैं वापस आऊंगी, तो वह कार से बाहर निकल आया और तेजी से पास आने लगा। उस वक्त मां दुकान से बाहर आई और मेरा नाम लिया। जैसे ही वह बाहर आई, आदमी अपनी गाड़ी में बैठा और तेजी से निकल गया। मेरी मां के सभी सवालों का जवाब देने और उससे विस्तार से सब कुछ बताने के बाद उसने तुरंत दुकान में काम करने वाले लोगों से बात की
और उसने उन्हें पुलिस को बुलाने के लिए कहा। कुछ ही दिनों में उस आदमी की पहचान उसकी गाड़ी की नंबर प्लेट से हो गई। सौभाग्य से सुरक्षा कैमरा देखने से ही काम हो गया था। उस आदमी को पहले भी अपहरण के लिए गिरफ्तार किया गया था। अब जब मैं वयस्क हूं और सोचता हूं, मैं खुश हूं कि मेरी मां वहां थी उस आदमी को रोकने। जब मैं छोटा था, मैंने एक बड़ी प्रोडक्शन में काम किया, खासकर शाम और रात में। मैंने काम के दौरान कभी कुछ खास नहीं देखा, रात में छोड़कर। यह एक शांत सोमवार की शाम थी। एक 50 साल का दाढ़ी वाला आदमी दुकान में आया। वह सर्दी के कपड़े पहने था, एक ट्यूनिक, काले चमड़े का कोट, गंदे डार्क जीन्स और बूट्स। वह काउंटर के पास आया जहां मैं काम कर रहा था। उसने प्लास्टिक का थैला खाली किया। उसने काउंटर पर 2 गेम और डीवीडी रखे। वह आदमी बोला कि वह इन्हें पैसे में बदलना चाहता है। मैं उसकी सांस में शराब सूंघ सकता था और वह थोड़ा नशे में था। सभी वस्तुएं स्कैन करने के बाद मैंने उसे बताया कि क्या दे सकता हूं। आदमी ने मुझे गुस्से और नाराजगी भरी नजर से देखा। उसने कहा, ये क्या? मैंने उससे माफी मांगी, लेकिन उसने कहा कि उसे कम से कम $200 मिलने की उम्मीद थी। मुझे नहीं पता कि उसने यह अनुमान कहां से निकाला, लेकिन मैंने कहा कि यही उसकी असली कीमत है, कुछ डॉलर, और यही सब था जो उसे मिल सकता था। बिना बोले, आक्रामकता से, आदमी ने उसके डीवीडी और खेल बैग में डाल लिए। वह बड़बड़ाते हुए दुकान से निकला। जब मैंने रात में अपनी ड्यूटी खत्म की, मैं पार्किंग एन में गाड़ियों तक गई और किसी अज्ञात कारण से यह स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैंने सोचा कि बस ले लूं और अपनी गाड़ी का कल ध्यान रखूं। बस आ गया, लेकिन जैसे ही मैं बढ़ा, मैंने वही आदमी देखा। हमने देखा और मुझे यकीन है कि उसने मुझे पूरे सफर में पहचाना। मुझे लग रहा था कि वह मुझे देख रहा है। मुझे डर लग रहा था। मैं नहीं चाहता था कि उसे पता चले कि वह मुझे देख रहा है। मेरा स्टॉप आ रहा था और मैं उतरने के लिए खड़ी हो गई, और मैंने देखा कि वह भी ऐसा ही कर रहा है। मुझे लग रहा था कि वह बाहर आकर मेरा पीछा करेगा और मुझ पर हमला करेगा। जैसे ही बस के दरवाजे खुले, मैंने ड्राइवर को धन्यवाद दिया और तेजी से चलते हुए अपने घर की ओर बढ़ गई। मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं था जब मैंने पीछे मुड़कर देखा और उस आदमी को भी बस से उतरते हुए देखा जो मेरा पीछा कर रहा था। वह आदमी बिल्कुल मेरे जैसे ही दिशा और रास्ते ले रहा था, और वह हर कदम तेज करता दिखा। उस आदमी की पहुंच से बाहर होने का मेरा एकमात्र मौका तब था जब मैंने गली के कोने पर मुड़ लिया था। मैं दौड़ी और ईंट की दीवार के पीछे छिप गई। मैंने उसे फिर नहीं देखा और मैं अपने घर पहुंचने में सफल रही। मुझे पता था कि वह कुछ भयानक कर रहा था। मैं खुश हूं कि मैं बच निकला। मैं कुछ समय तक पागल रही। मैं सोच रही थी कि वह मेरा पीछा करते हुए घर तक आ गया था और उसे पता था कि मैं कहां रहती हूं। मैं हाल ही में अपने बड़े भाई से मिलने गया था, जिसका नाम टिमोथी है। हम काफी समय से नहीं मिले थे और हमने अपने बचपन की सभी अच्छी यादों को याद किया। फिर एक विषय उठाया गया। क्या हम में से किसी ने कभी कुछ अलौकिक अनुभव किया था? टिमोथी ने हां कहा। उसने बस एक अलौकिक घटना देखी थी, लगभग 20 साल पहले, जब वह 19 का था और ब्लॉकबस्टर नाम की दुकान में काम करता था। मैं आपको यह कहानी सुनाने जा रहा हूं, लेकिन टिमोथी के नजरिए से। शुरू हुआ। एक शाम मैं काम पर देर से आई और बॉस ने मुझे देर तक रुकने को कहा ताकि मैं देरी की भरपाई कर सकूं। उस रात जब हमने बंद कर दिया और सब घर चले गए, बॉस ने मुझे जाने से पहले करने के लिए चीजों की सूची दी थी और उसने मुझे अकेला छोड़ दिया था। जब मैं खत्म कर लूंगा तो एक काम था, पीछे के कमरे में बैठकर फिल्मों को शुरू से वापस करना, जिसे लोग लौट आने से पहले भूल जाते थे। सभी फिल्मों को रिवाइंड करके मैंने उन्हें बॉक्स में रखा और जाहिर है मैंने टीवी बंद कर दिया। जब मैं सूची देख रहा था, मैंने कार्यशाला में कुछ गिरने की आवाज सुनी। मैं घूमी और देखा आवाज किसकी थी। मैंने जमीन पर वीडियो केस देखे। ऐसा लगा किसी ने शेल्फ से गिराए थे, क्योंकि समझ नहीं आया वे पहले कैसे गिर सकते थे। मैंने उन्हें उठाकर रख दिया, लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें रखा, मैंने पीछे के कमरे से एक आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था लोग बात कर रहे। जब मैं वहां गई तो टीवी चालू थी और एक फिल्म चल रही थी। वहां मैं उलझन और डरने लगी। मैंने टेलीविजन बंद कर दिया और कैसेट प्लेयर से फिल्म निकाल दी। एक बार टेलीविजन को घबराहट में बंद करने के बाद मैंने फिर से VHS प्लेयर से फिल्म निकाल दी। फिर मैं वर्कशॉप में गया जहां फिल्में प्रदर्शित की गई थी
उन्हें रखने के लिए मैंने घर जाने की इच्छा करना शुरू कर दिया। जब मैं सफाई कर रहा था तो मैंने देखा कि फिर से फर्श पर फिल्म की कैसेट्स पड़ी थी। वे कुछ ही थीं, लेकिन ये वही थीं जिन्हें मैंने कुछ मिनट पहले उठाया था। मैंने सुनिश्चित किया कि उन्हें ठीक से रख दूं ताकि वे फिर से न गिरें। मुझे लगा उस रात मैं अकेली नहीं थी, मुझे बस जाना था। मैं राहत महसूस कर रही थी कि काम खत्म हुए और घर जा सकती थी। अगले दिन जब मैं काम पर गई तो बॉस मुझ पर गुस्सा हुआ। उसने पूछा क्यों मैंने पीछे कमरे में टीवी चालू छोड़ी थी और क्यों वहां फर्श पर फिल्म की कैसेटें पड़ी थीं। मुझे पता था, फिर भी मैंने पूछा। उसने पुष्टि की कि वे वही हैं जो पहले 2 बार गिरे थे। मैंने उसे बताया कि मैंने कोई गड़बड़ नहीं छोड़ी और सब कुछ साफ कर दिया था, कि मैंने टेलीविजन बंद कर दिया था और सब कुछ कई बार ठीक से रखा था। जब मैंने खत्म किया उसने माना नहीं और मेरा बॉस पूरे दिन मुझसे बहुत नाराज था। मैंने जो हुआ था वह कुछ सहकर्मियों को बताया। उनमें से कुछ ने कहा कि उनके साथ भी ऐसा हुआ था जब वे देर रात तक काम करते थे। वो कहते थे कि चीजें खुद हिलती गिरती थीं और कोई देख रहा था। मैं आज भी सोचता हूं कि जो कुछ भी था यह एक अलौकिक अनुभव था। मेरा नाम करेन है और मैं मोहल्ले की योजनाएं बनाती हूं। 2006 में हमारे पड़ोस में नए लोगों का आना शुरू हो गया था। यहां एक बड़ा बदलाव हुआ था। यह वह समय था जब मैं चाहता था कि लोग वहां लौट जाएं जहां से वे आए थे। हमारे इलाके में चोरी और अपराध की दर अचानक बढ़ गई थी और मुझे हमारे मोहल्ले में अपनी ऊंची पदवी के कारण जिम्मेदार महसूस हुआ था। मैं सच में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थी। मेरे पति चाड और उनके दोस्त कायल ने अपराध बढ़ने पर पड़ोस की निगरानी शुरू की। कायल एक रात दौड़ते हुए हमारे घर आया और हमें सतर्क रहने को कहा, क्योंकि उसने देखा था कि कोई संदिग्ध व्यक्ति मोहल्ले में दौड़ रहा था, हुड और शॉर्ट्स में। कायल ने हमें उस दिशा की जानकारी दी ताकि हम उसका रास्ता रोक सकें। हम बताए गए स्थान पर पहुंचे ताकि हम उस आदमी को रंगे हाथ पकड़ सकें। तभी चाड ने मुझसे कुछ परेशान करने वाली बात कही। उसने कहा कि उसे अपने मोहल्ले में इन लोगों के आने से तंग आ चुका है और उसे अपने मोहल्ले को फिर से सुरक्षित बनाने के लिए कदम उठाने होंगे। हमने किसी को दौड़ते हुए सुना, फिर कायल और चाड झाड़ियों के पीछे से कूद पड़े। कायल ने पूछा, तुम कौन हो, कहां जा रहे, आप कहां से? आदमी उलझा हुआ था। उसने ईयरफोन निकाल दिए, फिर उसने हाथ जेब में डाला। मैंने चिल्लाया, हथियार! और कायल झाड़ियों से बंदूक लेकर आया, आदमी पर निशाना साधा और ट्रिगर दबाया, लेकिन वह अटक गई। उसने फोन निकाला, लेकिन यह सिर्फ एक फोन था और वो भागा। कायल और चैड ने कहा कि वह भाग जाए और अपने शहर लौट जाए। उन्होंने उसे कहा कि वह और उसके दोस्त अब कभी भी घरों में नहीं घुसेंगे। अगले दिन हमें पता चला कि हमारे पड़ोस के कुछ किशोर, जिन्हें हम जानते थे, गिरफ्तार हुए थे। मैंने गलती की, मेरे पति और उनके दोस्त। हम सोचते थे कि अपराध करने वाले लोग वे नए निवासी थे जो अभी अभी यहां बसने आए थे। वास्तव में ये वे किशोर थे जो यहां बड़े हुए थे जब से वे छोटे बच्चे थे। मैं हमेशा सोचता हूं कि क्या होता अगर वह हथियार नहीं अटकता। एक मासूम किशोर पर अपराध हुआ। सब मेरी गलती होती क्योंकि मैंने चिल्लाया। कृपया कभी भी किसी किताब को उसके कवर से मत आंकिए। मैंने यह देखा और यह डरावना है, लेकिन जब भी सोचता हूं डराता है। मैं इस घटना को याद रखने की पूरी कोशिश करूंगा। यह घटना 80 के अंत में हुई। पहले मेरा भाई और दोस्त पार्क में थे। उन्होंने एक आदमी को अजीब देखा। वे चीजें जो उन्हें पुल पर नहीं करनी चाहिए थीं, अगर आप समझ रहे हैं। किशोरों ने उसका मजाक उड़ाया। मुझे लगता है कि उसने उन्हें बुलाने की कोशिश की, लेकिन फिर वह उन्हें पकड़ने की धमकी देते हुए पीछा करने लगा। वे घर लौटे और उन्होंने मेरे अंकल को बताया, जो 1 मीटर 80 के थे और फिट लग रहे थे। वह पार्क लौटा और लड़कों को ढूंढा। मुझे ठीक से याद नहीं, पर पुलिस बुलाई गई। आदमी पकड़ा गया और नाबालिग को बहकाने का आरोप लगा। फिर माया ने बताया कि 1991 में वह और मेरे चाचा पत्रकारों के कॉल्स पाने लगे। वे समाचारों में एक व्यक्ति पर आरोपों के बारे में पूछ रहे थे। उसका नाम उन्हें परिचित था और जो उसके बेटे के साथ हुआ था। आप जानते हैं, मेरी चाची, चाचा और उनके 3 बच्चे विस्कॉन्सिन में रहते थे। मेरे चचेरे भाई और दोस्तों ने जिसका पीछा किया वह जेफरी डाहमर था। मेरे चचेरे भाई टीवी पर आए थे। जो शिकार होना था उसने जेफरी डाहमर को पकड़ लिया। अब सोचता हूं मुझे उन्हें फोन करना होगा ताकि मैं घटनाओं को याद कर सकूं, क्योंकि यह लगभग 30 साल पहले की बात है, जब मेरे चचेरे भाई ने देखना चाहा था कि क्या उसके पास अभी भी उस शो की कैसेट है, या अगर यूट्यूब पर कुछ है।
मुझे याद है शो की बात पर मेरा भाई घबराया और चिड़चिड़ा था। मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि जेफरी डाहमर ने मेरे कजिन को लगभग पकड़ लिया था। मैं उस समय 24 साल का था और मैं कार से काम पर जा रहा था। मैं और मेरी छोटी बहन थे। वह मेरे साथ रात में काम करने आई थी, घरेलू काम करने। रास्ते में कॉल आया। उसमें कहा था कि उसकी भतीजी में कुछ गड़बड़ थी। उसे फोन काटना पड़ा, जो वह अक्सर करती थी, और मुझे मजबूरन उसे उसके घर छोड़ना पड़ा। मुझे काम पर लौटना पड़ा, पर एहसास हुआ कि मैं देर से पहुंचूंगा। शॉर्टकट लिया। मुझे आपको उस क्षेत्र का वर्णन करने दें जहां मेरी कंपनी है। कंपनी एक बड़े भवन में स्थित है, जो एक उपनगर के बीचों बीच पूरी तरह से अंधेरे में है। मैं समय पर काम पर पहुंचना चाहता था, लेकिन हिरण अचानक गाड़ियों के सामने आ जाते हैं। मैं सिग्नल पर रुकी और हरा होने का इंतजार किया। मुझे पीछे की गाड़ी से हल्की सी टक्कर महसूस हुई। मैंने सोचा, अरे नहीं, अभी। मैंने गाड़ी रोकी ताकि मैं कार और उस व्यक्ति को देख सकूं जिसने मुझे मारा। मैं बाहर निकली और उसकी कार तक गई। सब ठीक है। मुझे लगा वह गाड़ी चलाते सो गया। वह बाहर नहीं आया तो मैंने हिम्मत की। मैं उसकी खिड़की के पास गई और पूछा, तुम ठीक हो? मैं खिड़की से उसका सिर देख सकती थी। आदमी चुप रहा। मैंने कहा कि कोई नुकसान नहीं हुआ तो सब ठीक है। मैंने एक कार का दरवाजा खुलते सुना। मैंने मुड़कर देखा कि वह आदमी कार से निकला था, बिना कुछ बोले। मैंने जो किया वह आज भी मुझे पछतावा है। जब मैं अपनी कार की तरफ जा रहा था, मैंने कुछ देखा। उसके हाथ बेहद पीले थे, वे सफेद थे, लेकिन उसका चेहरा काला था, जो अजीब था। अजीब काला। मैंने सोचा कि यह एक मास्क था जिसमें उसकी त्वचा दिखती। उस समय वहां होना मुझे नर्वस कर रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि उसने काला चेहरा पहना था और मेरी कार को मेरी त्वचा के रंग के कारण मारा। मैं जैसे ही जाने की तैयारी कर रहा था, उसने एक झटके में अपनी गाड़ी से एक बंदूक निकाली और सीधे मेरे सिर पर तान दी। मैं सोच रहा था कि मैं मर जाऊंगा और कोई नहीं जान पाएगा, क्योंकि मैं अकेला था। मैं इस आदमी से बात करने की कोशिश कर रहा था। आपको यह करने की जरूरत नहीं। और तभी वह बेकाबू होकर रोने लगा। उसने गाड़ी में कूदा और चला गया। मैं अंधेरे में गाड़ी के पास बैठी रही। मैं बस जिंदा होने से राहत में हूं। मैं जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठी और लगभग आधे घंटे की देरी से अपने काम पर पहुंची। हर कोई पूछ रहा था कि मैं इतनी देर से क्यों आई। मैंने सब रखा। मैंने यह सिर्फ अपने परिवार को बताया, जो बहुत चिंतित थे। अब मैं दूसरी नौकरी करता हूं और रात में काम करने के बजाय दिन में काम करता हूं। मैं घर लौटते समय छुपी राहों से बचता हूं। बस इतना ही। आपको कौन सी कहानी सबसे डरावनी लगी? टिप्पणियों में जवाब देखने को उत्सुक हूं। इस पर फिर मिलेंगे।